हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको सी की कुछ ऐसी अजीब घटनाएं बताने वाला हूं जो कि मुझे रेडिट से मिली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरी सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना नॉम नाम की एक लड़की के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको नॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम नॉम है। वैसे तो मुझे बीचेस पर जाना बहुत अच्छा लगता है। मैं अक्सर वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया करती हूँ। ऐसी एक बार मैं अपने कज़न के घर भी गई थी। उसके घर के सामने बहुत अच्छा सा बीच था, थोड़ा दूरी पर ही था, पर हम वहीं पर ही जाया करते थे। कहते थे कि उस बीच पर रात में भूत टहला करते हैं। हालांकि मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मैं अक्सर उससे यही बोला करती थी कि ये सब अफवाहें हैं। मेरे कज़न ने बोला कि मैंने भी उस भूत को देखा है, तो मैंने बोला कि शायद ये सब तुम्हारा वहम हो, भूत नहीं होते हैं। खैर, मैं इसी बात पर उससे बहस कर रही थी। तभी उसने बताया कि उन बीचेस पे कुछ कंपटीशन भी होता है, सैंड आर्ट मेकिंग कंपटीशन। अलग अलग जगह से आते हैं और बीच की मिट्टी से ही अच्छे अच्छे आर्ट्स बनाते हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी होते हैं। हालांकि मुझे सैंड आर्ट बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन मुझे उन्हें देखना बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने अपनी कज़न से बोला कि हम लोग भी उस सैंड आर्ट कॉम्पिटिशन को देखने के लिए चलते हैं। हम वहाँ पर गए और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छे सैंड आर्ट बनाए हुए थे। किसी ने छोटा सा किला बनाया हुआ था, तो किसी ने एक बड़ी सी बोट, कई लोगों ने तो सैंड आर्ट से स्टैचूज भी बना रखे थे जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे और खूबसूरत लग रहे थे। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, पर जैसे जैसे शाम होती गई भीड़ कम होती गई और वो पूरा बीच अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगता था। खतरनाक मतलब एकदम शांत, बस दूर दूर तक रेती नजर आती थी। मेरे कज़न के घर से वो ज़्यादा दूर नहीं था। शाम के वक्त मेरे कज़न को कहीं काम से बाहर जाना था। मेरे अंकल आंटी भी घर पर नहीं थे, तो मैंने उससे बोला कि वो जाके अपना काम कर ले और मैं कुछ देर के लिए बीच पर जाके टहल लेती हूँ। उसने मुझसे बीच पर जाने के लिए मना किया था। मैंने उससे बोला कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी, लेकिन उसके वहाँ से जाते ही मैं तुरंत बीच के लिए चली गई और वहाँ पर मैं अकेली ही थी। हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि मुझे कोई दिक्कत हो। बीच पे लहरों की आवाज़ें मेरे मन को काफ़ी ज़्यादा सुकून दे रही थी। वो सारे सैंड आर्ट्स अभी भी वहीं पर ही खड़े थे और साफ साफ दिखाई दे रहे थे। दिन के वक्त इतनी भीड़ थी और इतना शोर था कि मुझे पता ही नहीं था कि रात के वक्त ये इतना खूबसूरत लगेगा। दूर चांद दिखाई दे रहा था और मैं कुछ देर तक वहीं पानी के पास जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद मैंने उन सारे सैंड आर्ट्स की तरफ देखा। पता नहीं क्यों पर मेरी अचानक से नज़र उनकी तरफ गई। मैंने कोई आवाज़ भी नहीं सुनी थी, न मैंने वहाँ पर किसी को खड़े देखा था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो सारे सैंड आर्ट हल्के से मेरे पास आ गए हैं। पर ये मेरा वहम था, क्योंकि जब मैं वहाँ पर बैठी थी तो साफ साफ वो मेरे से दूर ही थे, लेकिन मैंने उन पर इतना ध्यान नहीं दिया था। जब मेरी नज़र उन पर गई तो मैं दोबारा उनकी तरफ जाने लगी। सारे सैंड आर्ट्स लाइन से वहीं पर ही खड़े थे और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे, करीबन 15-20। मैं एक एक सैंड आर्ट को आराम से देख रही थी, क्योंकि दिन के वक्त मुझे उन्हें देखने का वक्त नहीं मिला क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बीच पर उतना भी अंधेरा नहीं था, चांद की रोशनी की वजह से सब कुछ एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा था और बहुत ही बढ़िया कारीगरी थी। मैं कुछ देर तक तो उन्हें देखती ही रही। धीरे धीरे मैं सारे सैंड आर्ट को देखते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी जब मैं करीबन 10 सैंड आर्ट्स को देख चुकी थी तो मैंने देखा कि आखिरी वाले सैंड आर्ट के पास एक बच्चा खड़ा है, जो कि वहीं पर ही खड़ा होकर बीच की तरफ देख रहा है। उस बच्चे ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। मैंने उसे देखा। मेरी पहले उस पर नज़र नहीं गई, लेकिन मुझे हंसने की आवाज़ आई और वो हंसने की आवाज़ एक बच्चे की ही थी। तो मैं उसकी तरफ देखने लगी। वो वहीं पर ही बीच के पास खड़ा था और बीच की तरफ देख रहा था।
वो वहीं पे ही आखिरी सैंड आर्ट के पास खड़ा था, जो कि एक औरत का सैंड आर्ट था, और वो लड़का बीच की तरफ देख रहा था। और ये मेरा कोई वहम नहीं था, मैंने साफ साफ उसे हिलते हुए देखा था और एक तरफ से दूसरी तरफ भागते हुए देखा था। और जब वो बीच की तरफ देख रहा था तब भी उसकी बॉडी हल्की फुल्की मूव हो रही थी, जिससे साफ साफ ये पता चल रहा था कि वो जिंदा है। मैं धीरे धीरे उसके पास उससे बोलते हुए जा रही थी कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इतनी रात हो गई है। उसने कुछ भी नहीं बोला, वो लगातार उसी तरफ ही देख रहा था। मुझे लगा कि शायद वो मुझसे डर रहा है। उस वक्त रात के करीबन 10 या 11 बज रहे थे। मुझे आज भी साफ साफ वो रात याद है। मैं जब उसके पास पहुंची और उसके कंधे पे हाथ रखा तो मेरी आंखों के सामने ही वो बच्चा एक सैंड आर्ट में बदल गया। मतलब कि वो एक सैंड आर्ट था, मिट्टी का बना हुआ पुतला। ये मेरा कोई वहम नहीं था। जब मैंने उसके कंधे को छुआ तो वो मेरे हाथ से टूट के नीचे गिर गया। कुछ देर तक तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैंने जो कुछ भी देखा है वो सच है या मेरा वहम। वो सारे सैंड आर्ट वहीं पर ही खड़े थे। मैंने उस बच्चे को साफ साफ हिलते हुए देखा था। दरअसल वो एक ऐसा सैंड आर्ट था जिसमें एक माँ अपने बच्चे के साथ बीच के पास खड़ी और बीच की तरफ देख रही है, और उस बच्चे ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा हुआ है। उसके लाल रंग के कपड़े भी गायब हो चुके थे और वो बस एक मिट्टी की परत ही दिखाई दे रही थी। ये देख के मैं एकदम हैरान हो गई। मैं कुछ देर के लिए पीछे हट गई और वहीं पर ही खड़ी रही। मुझे तभी अजीब सा वहम होने लगा कि मुझे कोई देख रहा है। वहां पर अंधेरा बहुत ज्यादा था। कुछ देर पहले मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मैं एकदम फ्री और कंफर्टेबल महसूस कर रही थी, लेकिन अब मुझे वहां पे अजीब सी घुटन होने लगी थी। मैं खुले बीच पर थी, पर फिर भी ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा गला दबा रहा है, और इतनी अच्छी हवा चलने के बावजूद भी मेरे शरीर से पसीना निकल रहा था। मैं तुरंत भागते हुए फिर बीच के बाहर जाने लगी, और तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे भी कोई भाग रहा है। मैंने तुरंत पीछे मुड़ के देखा, कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था। मुझे दोबारा मेरे साथ ही किसी और के चलने की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर तक तो मैं जल्दी जल्दी चलती रही, और फिर जब मैं थोड़ा सा बीच के बाहर पहुंची तो वहां पर हल्की फुल्की रोड की रोशनी थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल लगने लगा। जब मैं दोबारा बीच की तरफ पलट के देख रही थी तो वो सारे सैंड आर्ट्स वहीं पर ही खड़े थे, जो कि चांद की रोशनी में मुझे दूर से हल्के हल्के धुंधले लेकिन साफ दिखाई दे रहे थे। और वो बच्चा जिसको मैंने देखा था, उसकी आधी मूर्ति भी अब वहां पर नहीं थी। मैं दूर से साफ साफ देख सकती थी वो वहां पर नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो अचानक से वहां पर गायब हो गया था। वैसे मुझे ढंग से यह भी याद नहीं है कि दिन के वक्त उस मूर्ति के साथ उस बच्चे की मूर्ति भी थी या नहीं, लेकिन उस वक्त वहां पर जो चीज़ भी मैंने देखी वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। जब मैं बीच के हल्का फुल्का बाहर पहुंची और दोबारा पीछे की तरफ मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि वो बच्चा जिसको मैंने सबसे पहले लाल कपड़ों में देखा था, वो वहीं पर ही है और साफ साफ टहल रहा है। उसके लाल कपड़े मुझे नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन वो वही बच्चा था जिसको मैंने कुछ देर पहले देखा था। वो उन सारे सैंड आर्ट्स के गोल गोल घूम रहा था, और हंसी की आवाज़ भी हल्की फुल्की मुझे सुनाई दे रही थी, जो कि तेज़ हवा चलने की वजह से थोड़ी धीमी हो गई थी। लेकिन ये मेरा कोई वहम नहीं था और मैं साफ साफ उसे देख रही थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दोबारा उस बीच के पास जाऊं। अपने कज़न के घर की तरफ वापस लौट गई। जब मैं कज़न के घर की तरफ जा रही थी तो मेरे दिमाग में लगातार यही चीज़ चल रही थी कि क्या मैंने जो कुछ भी देखा वो सच था या मेरा वहम। मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही थी। जो भी घटना मेरे साथ घटी मुझे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैं अपने कज़न के पास गई तो वो घर पर आ चुकी थी। उसने मेरे चेहरे को देखा जो कि थोड़ा डरा हुआ था, और मैं उसे थोड़ा हैरान भी लग रही थी। उसने जब मुझसे पूछा कि आखिर मुझे क्या हुआ तो मैंने अपने साथ घटी इस घटना को अपने कज़न को बताया। जब मेरे कज़न ने मुझसे ये बात सुनी तो उसको बिल्कुल भी हैरानियत नहीं हुई, उल्टा वो मेरे ऊपर हंसने लगी। उसने मुझसे बोला कि मैंने उसे बीच पर जाने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी मैं गई। मैंने उसको ये भी बताया कि मैंने वहां पर एक बच्चे को देखा जो कि वहां पर भटक रहा था। उसने मुझसे बताया कि ये तो कुछ भी नहीं। कई बार लोगों को वहां पर औरत टहलती हुई दिखाई देती है, तो कई बार लोगों को अचानक से ढेर सारे लोगों की हंसने की आवाज़ें आती हैं, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता है। वो बीच रात में बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाता है। तुम खुद सोचो, अगर वहां पर रात में कोई जा रहा होता और वहां का मौसम इतना अच्छा होता तो रात के वक्त भी वहां पर भीड़ होती, पर इस वक्त तुम वहां पर अकेली थी। हालांकि वहां पर किसी को कुछ भी नहीं होता, पर ऐसी अजीब अजीब घटनाएं कि कोई दिखाई देता है या फिर किसी की हंसी की आवाज़ सुनाई देती है,
ये उस बीच पर जाना और देखना और सुनना एकदम नॉर्मल है। तुम्हें वो लोग कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा वहां पर क्यों होता है इसके बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन कई बुजुर्ग लोग और पुराने लोग ये बोलते हैं कि वहां पर बहुत पहले बहुत लोगों की मौत हो गई थी। वजह किसी को नहीं पता। कोई कहते हैं कि वहां पर लोगों की हत्या की गई है, और कुछ लोग बोलते हैं कि बीच में डूबे हुए लोगों की आत्मा वहीं पर ही टहला करती है। अब इसके पीछे का राज किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये अजीब सा एक्सपीरियंस हर रात में वहां पर होता है। ये वहां पर रहने वालों के लिए कोई भी अजीब बात नहीं है। खैर, अब तुम वहां पर मत जाना। जब मेरी कज़न ने मुझे ये बात बताई तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। मैं इसके बारे में लगातार सोचती रही और मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे साथ जो कुछ भी घटा वो सच था। लेकिन इस घटना के बारे में मैंने सबको बताया। कुछ लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और कुछ लोगों ने बोला कि शायद वो मेरा वहम हो सकता है। पर यह बात मैं बहुत ढंग से कह सकती हूँ कि वो मेरा वहम नहीं था और वो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अजीब था। तो दोस्तों, ये थी सी पर घटी हुई पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना मोरक्को नाम के एक लड़के के साथ घटी थी, और अब आगे की घटना मैं आपको मोरक्को के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मोरक्को है। ये घटना ऑस्ट्रेलिया की है। ये घटना तब की है जब मेरी उम्र करीबन 25 या 26 साल की थी। अभी तो मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। मेरे डैड एक छोटे मोटे बिजनेसमैन थे। वो हमेशा अक्सर प्रॉपर्टी को खरीदा करते थे और उनको रेनोवेट करा के फिर अच्छे दामों में बेचा करते थे। इसी तरह मेरे डैड ने एक बीच हाउस भी खरीदा था। मुझे उनके बिजनेस में कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं, इसी वजह से वो अक्सर मेरे से गुस्सा रहते थे और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो एक दिन मैंने अपने डैड से बोला कि मैं उनके बिजनेस में उनका हाथ बटाऊंगा। हालांकि अभी भी मैं वही बिजनेस करता हूँ। मेरे डैड ने बोला कि उन्होंने अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के एक बीच पर एक बीच हाउस लिया है जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है। हमें उस बीच हाउस को रेनोवेट कराना है। उसको रेनोवेट कराने के बाद उसे अच्छे दामों पर आगे के क्लाइंट्स को बेच देना है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जाके उस बीच हाउस का मुआयना कर लूँ और वहाँ पर जो जो चीज़ कमी है या जो जो चीज़ ज़रूरी है और वहाँ पर क्या क्या काम हो सकता है, इन सब की एक लिस्ट बनाऊँ और उसके बाद मैं डैड को वो सारी चीज़ें इन्फॉर्म करूँ। उनकी अप्रूवल के बाद मैं फिर धीरे धीरे वहाँ पर काम चालू करूँ। मतलब वो प्रोजेक्ट डैड ने स्पेशली मुझे ही दिया था। उनको पता था कि मैं ये काम कर लूँगा, क्योंकि मैंने कभी भी उनके साथ पहले काम नहीं किया है, लेकिन उनके काम करने का तरीका मुझे बहुत अच्छे से पता है। कैसे बात करना है, क्या क्या चीज़ एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए ज़रूरी होती है, सारा काम मुझे बहुत अच्छे से आता था। उन्होंने मुझे उस बीच हाउस को देखने का लोकेशन भी दिया और मैं फिर वहाँ पर अपनी गाड़ी से गया। जैसे तैसे जब मैं उस लोकेशन पर पहुँचा तो वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी लोकेशन थी। वहाँ से दूर से मुझे वो बीच हाउस साफ साफ नज़र आ रहा था। मेन रोड से बीच पर जाने के लिए एक कच्चा रास्ता बना हुआ था। मैं उसी कच्चे रास्ते पे अपनी गाड़ी को ले जा रहा था। पानी की बहती हुई आवाज़ें मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। वहाँ पर हल्का फुल्का मौसम ठंडा भी था। जहाँ तक मैं अपनी गाड़ी ले जा पाया वहाँ तक गाड़ी को लेकर गया। फिर वहीं पर गाड़ी को खड़ा करके पैदल बीच हाउस की तरफ अपने नोट पैड और पेन को लेकर जाने लगा। हल्की फुल्की ठंड पड़ रही थी। मुझे वहाँ पर पहुँचने में थोड़ा सा लेट भी हो गया था। शाम का वक्त हो रहा था। सूरज पूरी तरीके से ढला नहीं था। मुझे लग रहा था कि शायद मैंने आने में लेट कर दिया है और मुझे कल अगले दिन दोबारा आना पड़ेगा ताकि मैं ढंग से सब चीज़ें समझ सकूं, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉपर कोई व्यवस्था नहीं थी, तो मुझे कुछ ढंग से समझ में भी ना आता। लेकिन फिर भी जगह का मुआयना करने के लिए मैं अपने नोटपैड और पेन को लेकर वहाँ पर गया। जब मैं उस बीच हाउस पर पहुँचा तो वो उतना भी बेकार नहीं था जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। उसकी दीवारें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, दरवाजे कुछ टूटे हुए थे और खिड़कियाँ भी पुरानी हो गई थी। एक्सटर्नल रेनोवेशन में जो जो चीज़ें ज़रूरी हो सकती थी वो सारी चीज़ें मैंने नोट की और जो जो भी चेंजेस किए जा सकते थे सबकी एक लिस्ट बनाई। उसके बाद मैं उस बीच हाउस के अंदर गया। अंदर से वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जो कि ज़रूरी नहीं था कि बाहर से देखी जा सके। एक परफेक्ट छोटे से रिसॉर्ट के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जगह थी। मैं उसके अंदर सारे रूम्स को काउंट करने लगा। वो बीच हाउस अंडरग्राउंड भी बना हुआ था और इसके बारे में मुझे नहीं पता था। जैसे ही मैंने उसको पूरा देखा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उस बीच हाउस के अंदर कोई है। जैसी मुझे वो आवाज़ आई मैं एकदम डर गया। मुझे लगा कि शायद अंदर कोई चोर वगैरह घुस गया हो, क्योंकि उस बीच हाउस पे ताला लगा हुआ था और सारी खिड़कियां और दरवाजे सब कुछ अंदर से बंद थे।
तो आखिर वो इसके अंदर घुसा कैसे? वो 3 फ्लोर का बीच हाउस था। हर फ्लोर पर जाना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि ऊपर की व्यवस्था कैसी हो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। पर जैसे तैसे करके मैं दूसरे फ्लोर तक गया। वो पूरा दूसरा फ्लोर खाली था। पुराने सामान अभी भी वहीं पर ही रखे हुए थे, और उसके चलने की आवाज़ मुझे ऊपर के फ्लोर से आ रही थी। मैंने तुरंत चिल्ला के पूछा कि कौन है, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे बोलने के बाद उस चीज़ की चलने की आवाज़ एकदम बंद हो गई। मेरे हिसाब से शायद ऊपर कोई आदमी था, लेकिन फिर वो आवाज़ आना बंद हो गई। तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा कोई वहम होगा। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था और मैं अपने साथ कोई भी टॉर्च नहीं लाया था। मेरे फ़ोन की बैटरी भी लगभग ख़त्म ही हो गई थी। तो मैं तुरंत नीचे उतरा बीच हाउस से और बीच हाउस को ताला लगाने लगा। तभी मैंने बाहर की तरफ देखा कि काफ़ी ज़्यादा कोहरा हो गया है। धुंध काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने कितनी देर उस बीच हाउस में गुजारे मुझे खुद भी नहीं पता चला। शाम हो गई थी। पूरा बीच हाउस और वो पूरा बीच अंधेरे में डूब चुका था। मुझे वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तभी मैं तुरंत ताले को और जल्दी में लगा के भागने लगा। जब मैं ताला लगा रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बीच हाउस के ऊपर कोई खिड़की पर खड़ा होकर मुझे देख रहा है। मैंने तुरंत उस खिड़की की तरफ देखा और वहां पर मुझे एक काली परछाई दिखाई दी। मैं तुरंत उससे पीछे हट गया और तुरंत अपनी कार की तरफ जाने लगा। कोहरे की वजह से मुझे मेरी कार भी दिखाई नहीं दे रही थी। पानी के बहने की आवाज़ तो मुझे सुनाई दे रही थी। उसकी लहरें काफ़ी ज़्यादा तेज थी, लेकिन कोहरे की वजह से मैं उन्हें देख नहीं पा रहा था। उन्हीं लहरों में मुझे एक आवाज़ सुनाई दी और वो मेरा नाम बुला रही थी, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझसे मदद की भीख मांग रहा हो। वो आवाज़ उन्हीं लहरों की तरफ आ रही थी। उस आवाज़ को सुन के ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आदमी पानी में डूब रहा हो और मुझसे मदद मांग रहा हो। मैं उसकी आवाज़ साफ साफ सुन सकता था, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिर वो आवाज़ आ किधर से रही है। काफ़ी ज़्यादा धीमी आवाज़ थी वो, और वो मेरा नाम ही बुला रही थी। मुझे लगा कि शायद उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। मैं किसी तरह कोहरे को चीरते हुए उसकी आवाज़ की तरफ ही जा रहा था। कोहरे में मैं कब उस पानी के पास पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला, और वो लहरें काफ़ी ज़्यादा बड़ी थीं। धीरे धीरे वो लहरें मेरे घुटनों तक आ गई और इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं हुआ। मुझे साफ साफ याद है वो बीच हाउस पानी से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर था, और जब मैं कोहरे में निकला मैं मुश्किल से 10 या 15 कदम ही चलाऊंगा, और इतनी जल्दी मैं पानी के पास कैसे पहुंच गया मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मेरे पैर घुटनों तक पानी में ही डूबे हुए थे। मुझे उसकी आवाज़ आना बंद हो गई और सब कुछ एकदम शांत हो गया। पानी की लहरें भी बहना एकदम बंद हो गई थी, और बस ऐसा लग रहा था कि कोहरे में अकेले मैं ही खड़ा हूँ। ऐसी शांति जो कि मुझे ऐसा एहसास करा रही थी कि वहां पर मेरे अलावा भी और कोई है। मैं धीरे धीरे पानी से बाहर निकलने लगा। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पानी के अंदर किसी ने मेरा पैर पकड़ा है। मैं अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसकी पकड़ से साफ साफ पता चल रहा था कि वो किसी इंसान का ही हाथ है और उसने मेरे पैरों को पकड़ लिया है। मैं अपने पैर को जैसे ही छुड़ाया मैं पानी के अंदर गिर गया और जोर जोर से तड़पने लगा। मैं सांस तक नहीं ले पा रहा था। वो जो भी चीज़ थी मुझे पानी के अंदर खींचे ले जा रही थी। मैं अपने पैर को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में हिला रहा था और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं बेहोश हो गया था। जब मेरी आँख खुली तो मैं बीच के उसी एक किनारे पर ही पड़ा हुआ था। मेरे कपड़े पूरी तरीके से भीग चुके थे। नोटपैड मेरे हाथ में ही था, लेकिन वो पेन गायब हो चुका था जिसको मैंने पहले पकड़ा हुआ था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या। जब मैं बेहोशी से उठा तो उस वक्त अंधेरा था। मैं कितनी देर तक वहां पर था मुझे ये भी याद नहीं। फिर मैंने अपनी घड़ी को देखा और उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर उस वक्त मेरे साथ हुआ क्या, किसने मेरे पैर को पकड़ा और मेरे साथ आखिर ये कैसी घटना घटी। मैं तुरंत होश में आया, अपने आप को संभाला और बीच हाउस की तरफ ना जाते हुए अपनी कार की तरफ भागा। धुंध और ज़्यादा बढ़ गई थी। मुझे प्रॉपर डायरेक्शन भी नहीं पता चल रही थी कि आखिर मुझे जाना किस तरफ है। मैं उस अंधेरे में और धुंध में ही किसी तरह अपनी कार के पास पहुंचा। मेरी गाड़ी की चाबी मेरी जेब में ही थी। मैं किसी तरह गाड़ी को स्टार्ट किया और वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। ठंड की वजह से मेरा शरीर बुरी तरीके से कांप रहा था और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या। मैं चुपचाप उस लोकेशन से बाहर निकला। मैं जब गाड़ी चला रहा था तो मुझे अजीब सा डर लग रहा था। हाथ पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे और वो ठंड की वजह से नहीं, डर की वजह से कांप रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। इसके बारे में मैं डैड को बताना चाह रहा था, लेकिन अगर मैं उन्हें बताता तो वो यही कहते कि मैंने अपने पहले काम में ही किसी तरह का
बहाना मार दिया है और वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, इसलिए मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। मैं फिर अपने घर गया और वहाँ पर काफ़ी देर तक मैं अपने आप को ये एहसास दिलाता रहा कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरा वहम था। मैं अगले दिन दोबारा उस बीच हाउस पे कई लोगों को लेकर गया। वो बीच हाउस अभी भी वैसा ही था, उसका रेनोवेट भी कराया गया, लेकिन मैं रात में वहाँ पर नहीं रुकता था। वहाँ का काम करीबन 6 महीने तक चला, लेकिन 6 महीने के इस दरमियान मैंने उस बीच हाउस पे एक भी रात नहीं गुजारी। जब वो बीच हाउस दोबारा अच्छे से बन गया तो डैड उसे देखने आए। उन्हें मेरा काम अच्छा भी लगा, लेकिन फिर भी मैंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। उसके बाद बाकी की डील डैड ने की और उन्होंने अपने क्लाइंट को उस बीच हाउस को सेल कर दिया। मैं कभी भी उस बीच हाउस के पास से गुजरता हूँ तो अक्सर उसको देखा करता हूँ और मुझे वो रात याद आती है जब मेरे साथ ये अजीब सी घटना घटी थी। तो दोस्तों, ये थी बीच पर घटी कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।